नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं कनकलता। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष 1 से 15 मई का अंक लेकर हाजिर हुए हैं। नित नए इतिहास रचता नया भारत अब आधुनिकता के साथ सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास को सर्वोपरि रखता है। दशकों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में अग्रसर राष्ट्र ने 2 और 3 अप्रैल को एक और नया अध्याय लिखा है। केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला, गरीब और पसमानदा मुसलमानों के हितों को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का विशेष सुरक्षा कवच देकर हाशिए से मुख्य धारा में लाने की क्रांतिकारी पहल कर दी है। इससे उनका जीवन सशक्त और विकास सुनिश्चित होगा। ये कानून धार्मिक विषयों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि वक्फ से जुड़ा कानून विशुद्ध रूप से संपत्ति प्रबंधन का मामला है। संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही देश एक ऐसे युग में आ गया है जहां व्यवस्था अधिक आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील होगी। वक्फ से जुड़े कानून के जरिए केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों के हितों को विशेष रूप से सुरक्षा कवच देकर हाशिए से मुख्य धारा में लाने की क्रांतिकारी पहल की है और उनके जीवन को सशक्त करते हुए विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाया है। वक्फ से जुड़े कानूनों में क्रांतिकारी सुधार ही हमारे इस बार के अंक की आवरण कथा बने हैं। भारत की संसद से पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों और व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करते हुए वक्फ संपत्ति प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। विभिन्न राज्यों में वक्फ संपत्ति के दावों को लेकर विवाद देखे गए हैं, जिससे कानूनी लड़ाई और सामुदायिक चिंताएं पैदा हुई हैं। लगातार विवाद बढ़ रहे थे। सितंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों में कुल 5,973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया यानी वामसी पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 30 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 32 बोर्ड ने रिपोर्ट किया है कि वहां 8,72,000 संपत्तियां हैं, जो 38 लाख एकड़ से अधिक भूभाग को कवर करती हैं। इन 8,72,000 संपत्तियों में से 4,02,000 उपयोगकर्ताओं द्वारा वक्फ हैं। शेष वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व अधिकार स्थापित करने वाले दस्तावेज वामसी पोर्टल पर 9,279 मामलों के लिए अपलोड किए गए हैं और केवल 1,083 वक्फ डीड अपलोड किए गए हैं। ये दर्शाता है कि पुराने वक्फ कानून में किस तरह से पारदर्शिता का अभाव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों से वक्फ विधेयक पारित होने के क्षण को ऐतिहासिक कहा। उनका कहना है, संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक पारित होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की हमारी सामूहिक खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इसमें विशेष रूप से उन लोगों को सहायता मिलेगी जो लंबे समय से हाशिए पर रहे। उन्हें आवाज और अवसर दोनों से वंचित रखा गया था। इस कानून के प्रभावी होने के साथ ही भारत अब एक ऐसे युग में प्रवेश कर गया है जहां व्यवस्था अधिक आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील होगी। व्यापक रूप से नागरिकों की गरिमा को प्राथमिकता मिलेगी और एक मजबूत, अधिक समावेशी, सहानुभूति रखने वाले भारत का निर्माण सुनिश्चित होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब 2013 का संशोधन विधेयक पेश किया गया था, उस समय सरकार में रहे वरिष्ठ नेताओं ने वक्फ की संपत्ति की लूट खसोट रोकने के लिए कड़े कानून बनाने और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने की वकालत की थी, जबकि मौजूदा विधेयक से पारदर्शी ऑडिट हो सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने अपने संशोधन में लिखा था कि वक्फ बोर्ड के ऑर्डर को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन सच ये है कि अब इसे अदालत में चुनौती देने का प्रावधान है। उनका कहना था कि वक्फ से जुड़े विधेयक में जिला कलेक्टर की भूमिका उसी तरह की है जैसे किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदने पर होती है। देश में जब किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी होती है तो कलेक्टर ही ये तय करता है कि जमीन का मालिकाना हक किसके पास है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का स्पष्ट सिद्धांत है कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाएंगे, क्योंकि कानून न्याय और लोगों के कल्याण के लिए होता है। इसी सदन में मोदी सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण का कानून लाई और पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिया गया। उन्होंने कहा कि सबको अपने धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, लेकिन लोभ, लालच और भय से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ये देश की संसद द्वारा बनाया गया कानून है, जिसे सबको स्वीकारना पड़ेगा। ये भारत सरकार का कानून है जो सब पर बाध्य है और सभी को इसे स्वीकारना होगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और शासन में कमियों को दूर करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पेश किया गया था। 8 अगस्त 2024 को वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करने और वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकसभा में 2 विधेयक, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पेश किए गए थे। इसके बाद 9 अगस्त 2024 को संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनाए गए अलग अलग प्रस्तावों के माध्यम से इस बिल को संसद की संयुक्त समिति जेपीसी को भेजा गया। इस समिति ने सभी हितधारकों से विमर्श शुरू किया। समिति ने 36 बैठकें आयोजित की और विभिन्न मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकार, राज्य वक्फ बोर्ड और विशेषज्ञों से भी बातचीत की। समिति को 97 लाख से ज्यादा ज्ञापन प्राप्त हुए। समिति ने भारत के विभिन्न शहरों का दौरा कर प्रत्यक्ष अध्ययन किया। मैराथन मंथन के बाद संयुक्त संसदीय समिति ने 31 जनवरी 2025 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी और 13 फरवरी 2025 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी गई। संयुक्त संसदीय समिति ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की। इसके बाद संसद के बजट सत्र में 2 अप्रैल को संशोधित बिल लोकसभा में और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पेश किया गया। संसद में लंबी बहस के बाद ये पारित हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की संवैधानिक मंजूरी और 8 अप्रैल को अधिसूचना के साथ ही ये विधेयक प्रभावी हो गया। इस विधेयक पर संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा, आइए सुनते हैं। 2013 में जो अमेंडमेंट बिल आया, जिसके कारण ये बिल लाना पड़ा, वो बिल में कुल मिलाकर 5.4 घंटे चर्चा हुई थी, 5.5 घंटे दोनों सदन मिलाकर। और इस बिल में दोनों सदन मिलाकर 16 घंटे चर्चा हो रही है मान्यवर, 16 घंटे। इसके अलावा हमने डिमांड किया समिति बनाओ, समिति भी बनाई, 38 मीटिंगें हुई, 113 घंटे चर्चा हुई, 284 हितधारक बनाए गए। ये सब देश भर से ऑनलाइन आए, इसकी मीमांसा कर ये कानून बनाए। आप ऐसे इसको खारिज नहीं कर सकते हो पूरी प्रक्रिया को। आप जो कर रहे हैं 5.5 घंटे की प्रक्रिया, ये बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हम 16 घंटे चर्चा करते हैं कि चर्चा आपके अनुरूप चर्चा नहीं हो सकती। ये सदन में हर सदस्य बोलने के लिए स्वतंत्र है, कोई परिवार की यहाँ चलती नहीं है। ये तो जनता के नुमाइंदे हैं, किसी की कृपा से नहीं आए हैं। मान्यवरों, जो दिल में है, जो जनता की आवाज है, वो रखेंगे। लोकसभा चुनाव 2014 के ठीक पहले दिल्ली के सबसे पॉश माने जाने वाले लुटियंस जोन इलाके की करीब 123 संपत्तियां गुपचुप तरीके से वक्फ बोर्ड को देने की मंजूरी दे दी गई थी। 5 मार्च 2014 को इसके संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। गजट में कहा गया कि दिल्ली में भू और विकास कार्यालय की 61 और दिल्ली विकास प्राधिकरण की 62 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी जाएंगी। इसी दिन से चुनाव की घोषणा होने के साथ देश में आचार संहिता लागू हो गई। 123 संपत्तियों में जेपी हॉस्पिटल के भीतर पक्का मजार, तुर्कमान गेट, रामलीला ग्राउंड, इंडिया गेट के पास मानसिंह रोड पर जपटागंज मस्जिद, इरविन रोड पर हनुमान मंदिर के पास मस्जिद, संसद भवन के पास इमारत शामिल थे। 2014 में जब केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ तो सबसे पहले इन विवादित संपत्तियों की समीक्षा के लिए एक सदस्यीय समिति बनाई गई। इसके बाद 2 सदस्यीय पैनल बनाया गया, जिसने माना कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का इन संपत्तियों पर कोई अधिकार नहीं है। चूँकि केंद्र ने 2023 में इन संपत्तियों को वापस ले लिया, इसलिए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली उच्च न्यायालय किया, जहां मामला अभी लंबित है। गृह मंत्री अमित शाह और अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने भी लोकसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा के दौरान इस मामले का जिक्र किया। वक्फ बोर्ड आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को भी अपनी संपत्ति घोषित कर चुका है। हालांकि विवाद के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड से शाहजहां की ओर से ताजमहल को वक्फ को दान देने वाले हस्ताक्षरित कागज दिखाने का आदेश दिया। बोर्ड जब कोई दस्तावेज पेश न कर सका, तब कोर्ट ने उसका दावा खारिज कर दिया। देश के अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे संरक्षित स्मारक हैं जिन्हें वक्फ संपत्ति के तौर पर सूचीबद्ध किया गया था।
भारत में वक्फ प्रणाली को लंबे समय से दरअसल धार्मिक चश्मे से देखा जाता रहा है। हालांकि कानूनी प्रावधानों, न्यायिक व्याख्याओं और नीतिगत विकास की एक नजदीकी जांच ये स्पष्ट करती है कि वक्फ मुख्य रूप से धार्मिक अभ्यास के बजाय संपत्ति प्रबंधन, प्रशासन और शासन का मामला है। वक्फ अधिनियम 1995 के बाद के संशोधनों के साथ वक्फ संपत्तियों के विनियमन, उनके उचित प्रशासन और उपयोग को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। वक्फ अधिनियम 1995 वक्फ को इस्लामी कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए मुस्लिम व्यक्ति द्वारा चल या अचल संपत्ति के स्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित करता है। हालांकि वक्फ का प्रमुख पहलू इसके धार्मिक अर्थों में नहीं बल्कि इसके संपत्ति केंद्रित प्रशासन में निहित है। इस कानून में बदलाव से होने वाले लाभ के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। और यही तो बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान के स्पिरिट में हमें काम दिया हुआ है। यही असल स्पिरिट है, यही असली सामाजिक न्याय है। नया वक्फ कानून सभी वक्फ संपत्तियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल प्रस्तुत करता है। इससे उन्हें ट्रैक करना और ऑडिट करना आसान हो जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि धन का दुरुपयोग न हो और गरीबों की मदद पर खर्च किया जाए। अनिवार्य वित्तीय ऑडिट और डिजिटल रिकॉर्ड के बल पर ये परिवर्तन भ्रष्टाचार को कम करेगा और वक्फ प्रबंधन को लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाएगा। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamachaar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और अगर चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका दोस्तों आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका ट्विटर हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने बहुमूल्य सुझाव भी भेज सकते हैं, जिनका हमें हमेशा रहता है बेताबी से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं कनकलता। नमस्कार।